नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगा बीए सेकंड ईयर के लिए। दोस्तों हिंदी साहित्य को लेकर बीए सेकंड ईयर वालों के लिए दोस्तों सेकंड पेपर है। दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर के एग्जाम तो हो चुके हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे एग्जाम रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा आपका। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड पेपर पर। दोस्तों पूरी सीरीज पर डिस्कशन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि वैसे आज की क्लास में अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर वैसे फटाफट डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों छोटा सा वीडियो बनेगा और आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप वैसे फटाफट देखना चाहते हैं तो अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो और मैं आपको ये बता दूं कि वैसे अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतात्मक प्रश्न और निबंधात्मक तीनों के तीनों अलग अलग क्लास रहेंगे दोस्तों, क्योंकि वैसे क्लासेस छोटी रहती है तो आपको वैसे वॉच करने में भी ठीक रहता है दोस्तों, क्लास लेने में भी ठीक रहता है। तो मैं अब वैसे पार्ट वाइज क्लासेस बनाऊंगा दोस्तों और लाइव रहेगी क्लासें, और आप अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट्स वालों की खबर को लेते रहिएगा दोस्तों। आपके हर एग्जाम में मैं सहायक रहूंगा दोस्तों, आपकी हर एग्जाम के लिए मैं तत्पर रहूंगा दोस्तों। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए कि आपके एक्सटर्नल कौन कौन से एग्जाम रहे हैं दोस्तों। अगर आपकी वैसे अलग अलग एग्जाम तो दिख रहे हैं वैसे टाइम टेबल में तो दोस्तों, लेकिन मैं तो वैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास और आपकी जो राजनीतिक और ऐसी छोटी छोटी क्लासें लेता हूँ दोस्तों। अगर आपकी वैसे कोई एक्सटर्नल एग्जाम है तो वो अलग एग्जाम है तो वैसे सीरीज की व्यवस्था में तो कर दूंगा दोस्तों आपके लिए। और वैसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कशन कर लूंगा दोस्तों एक ही वीडियो में। आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि आपकी वैसे कौन कौन सी सब्जेक्ट है दोस्तों, और आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट ले रखी है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कशन कर लेता है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से लघुतरात्मक क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवालों की ओर नजर रख लेते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान से देखना दोस्तों और सुनना कि शोर सैनी अपभ्रंश से उद्भूत राजस्थान की चार बोलियों के नाम लिखिए दोस्तों। शोर सैनी अपभ्रंश, कौन सा अपभ्रंश? शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने हुई राजस्थान की चार बोलियां कौन कौन सी, उन बोलियों के बारे में डिस्कशन करना है। चलिए पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी, अपनी बोली दोस्तों, अपनी बोली मारवाड़ी। तो पश्चिमी राजस्थान में जो हमारी जेएनयू पार्ट आता है जोधपुर वाला, जितना भी सिरोही है, झालोर है, ठीक है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, जिस जो पिछाली पाली वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों ये जो भाग है ये मारवाड़ी पश्चिमी क्षेत्र की ओर आता है दोस्तों। तो आप भी यहीं से होंगे, मेरी ये वैसे मेरा अंदाज है कि आप तो यहीं से होंगे, वैसे बाहर से तो होंगे नहीं, ठीक है। और पूर्वी राजधानी यानी कि जयपुर, पूर्व की ओर बोली जाती है, ठीक है, जयपुरी बोली, ठीक है। और उत्तरी उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती, उत्तरी राजस्थान ऊपर की ओर बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान के नक्शे में ऊपर की ओर उत्तरी राजस्थानी, और दक्षिणी राजस्थानी मालवी, दक्षिणी राजस्थानी नीचे की ओर मालवी भाषा बोली जाती है, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की ओर दोस्तों। राजस्थानी भाषा की बोलियों के नाम लिखिए, बताइए दोस्तों। राजस्थान की भाषा है तो राजस्थानी भाषा की बोलियां अलग अलग हैं, तो उन बोलियों के बारे में डिस्कशन करना दोस्तों। विद्वानों ने तो 72 बोलियों के बारे में तो डिस्कशन कर लिया, लेकिन एसएसबी सवाल पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की 34 बोलियों के नाम लिखिए दोस्तों। 34 बोलियों के नाम लिखिए दोस्तों, जितनी बोलियां याद हो रही है उतनी तो कर लीजिए दोस्तों, और 34 की बात तो पीछे रही दोस्तों, जो मुख्य है उसी को लिख लीजिए। डॉक्टर एल.आर. भल्ला ने राजस्थानी को 72 बोलियों का उल्लेख, दोस्तों राजस्थानी भाषा है उसमें 72 प्रकार की बोलियां, इस एस.आर. भल्ला यानी ये कोई विद्वान है, तो इस विद्वान ने 72 प्रकार की बोलियां राजस्थान में बोली जाती है, तो इसके बारे में बताया। जिनमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, देवड़ावाटी, मेवाती, जयपुरी, राजवाटी, अजमेरी, हाड़ौती, मांगवी, मालवी, रागड़ी, निमाड़ी, ढूंढाड़ी, तो ये भाषा मुख्य रूप से 72 भाषाओं में से मुख्य है। तो एस.आर. भल्ला के द्वारा दी गई दोस्तों। आपको वैसे इस बोलियों के बारे में तो जानते होंगे, कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है और कितनी फेमस बोली है और कौन सी अच्छी बोली है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मागधी अपभ्रंश से उद्भूत 3 बिहारी बोलियों के नाम, दोस्तों मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई 3 बिहारी बोलियों के नाम लिखने दोस्तों। मागधी अपभ्रंश से अद्भुत बोलियां कौन सी है? मागधी अथवा कौन सा? मागधी दोस्तों। इससे उत्पन्न हुई बोलियां कौन कौन? मागधी अपभ्रंश से उद्भूत बिहार की 3 बोलियां दोस्तों। बिहारी 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। चलिए
चौथे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों के चार नाम बताए। पश्चिमी हिंदी की बोलियों के चार नाम, मतलब पश्चिमी हिंदी हमारी साइड की दोस्तों। डॉक्टर ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां बताई दोस्तों। खड़ी खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। डॉक्टर तिवारी ने इसने इसने भी, ये भी विद्वान है, इसने डॉक्टर तिवारी ने 3 प्रकार की अतिरिक्त बोलियां हैं, निमाड़ी, तजुजबेकी और को भी पश्चिमी हिंदी की बोलियों में शामिल किया है दोस्तों। 5वें सवाल की अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्वी हिंदी का जन्य किस अपभ्रंश से हुआ? दोस्तों पूर्वी हिंदी है, तो इस पूर्वी हिंदी का जन्य यानी ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, कौन से अपभ्रंश से हुई है दोस्तों इसका उत्पन्न? पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। कौन सी? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6वें सवाल को आगे बढ़ते हैं कि बिहारी वर्ग की बोलियों के नाम बताइए। बिहारी वर्ग की दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की 4 बोलियां। शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी है दोस्तों? शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां: खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी, ताजुजबेकी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। दोस्तों एक बार पुनः शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई बोलियां कौन सी है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। शोरसेनी अपभ्रंश: खड़ी बोली, हरियाणी, बज्र, बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी, ताजुजबेकी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ये कहां से उत्पन्न हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है दोस्तों। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 8वां सवाल है कि देवनागरी लिपि की 2 दोष। दोस्तों देवनागरी लिपि के 2 दोष, कितने दोष? 2 दोषों के बारे में देवनागरी लिपि के 2 दोषों के बारे में दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देवनागरी लिपि के दोष बताने। वर्तनी संबंधी एक रूपता का अभाव। वर्तनी यानी कि जो शब्द है उसकी वर्तनी है, उससे संबंध एक रूपता है, वो उसमें कमी यानी उसका अभाव है, ठीक है। वर्तनी संबंधी एक रूपता का अभाव। अपर्याप्त लिपि चिन्हों का बोध। दोस्तों अपर्याप्त लिपि चिन्हों का बोध, ये भी देवनागरी लिपि की क्या है? एक दोष में आता है दोस्तों। पाली भाषा की 2 प्रमुख विशेषताओं उदाहरण सही स्पष्ट। दोस्तों पाली भाषा की जो प्रमुख विशेषता है तो उसको उदाहरण स्पष्ट करना, उदाहरण सहित स्पष्ट करना। दोस्तों पाली भाषा में घोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। कैसी? घोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती पाली भाषा में, ओके। और मागधीय उत्ताहो से नीचे उदाहू। दूसरी है समीकरण की प्रवृत्ति ही बहुत अधिक है दोस्तों, जैसे कि उत्स्वर, उससे छोटा है उच्चर, निम्न, सर्व, सब, मार्ग, मग्ध। दोस्तों ये जो पाली भाषा की मुख्य विशेषता है बोलियों की, ठीक है। 10वां सवाल है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि इंपोर्टेंट सवाल है कि संस्कृत भाषा की 2 विशेषता बताइए दोस्तों। वैदिक काल में री के उच्चारण स्वतः होते थे दोस्तों, स्वरवत होते थे। संस्कृत में आकर, चलिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं पर डिस्कशन करते हैं। 11वां सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए कि बोली कब भाषा बन जाती? कोई बोली है और वो कब भाषा, जैसे कि मारवाड़ी एक बोली है तो वो भाषा में परिवर्तित कब होगी? हम कह सकते हैं कि कब भाषा में परिवर्तित, जब उसमें साहित्य रचा जाने लगता है। जब उसमें साहित्य, जैसे कि मारवाड़ी बोली और मारवाड़ी बोली में कोई साहित्य लिख दिया जाए तो एक वो भाषा में बदल जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है दोस्तों। तो जो बोली है उसको भाषा में कब बन जाती है? तो वो साहित्य रचना होने लगती है तो वो भाषा में बदल जाती है, ठीक है। 12वां है कि लौकिक संस्कृत से क्या अभिप्राय? लौकिक संस्कृत मूल रूप से वैदिक संस्कृत से भिन्न नहीं दोस्तों। जो लौकिक संस्कृत से क्या अभिप्राय है? लौकिक संस्कृत मूल रूप से वैदिक संस्कृति से भिन्न है, वो नहीं है, ठीक है। तो यही इसका अभिप्राय। तो अपभ्रंश भाषा का उद्भव किस भाषा से? अपभ्रंश भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से। अपभ्रंश का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है। चलिए 14वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम बताइए। पश्चिमी हिंदी बोलियों के नाम दोस्तों 2018 और 17 2 एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी बोलियों के नाम बताने। खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये कहाँ से? ये पश्चिमी बोली की बोलियां दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां के नाम हैं, ठीक है दोस्तों। 15वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि पूर्वी हिंदी की किसी एक बोलियों के नाम दोस्तों। पूर्वी हिंदी की किसी एक बोली के बारे में डिस्कशन करना है। पूर्वी हिंदी की किसी एक बोलियों के नाम है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अधवी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
अदवी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की एक बोली या फिर बोलियों के नाम है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ओके, चलिए 16वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बोलियों के बारे में बताइए। हिंदी की बोलियों के बारे में, हिंदी की कौन कौन सी बोली, अब हिंदी की भी अलग अलग बोलियां हैं, तो चलिए हिंदी की बोलियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हिंदी की 17 बोलियां, कितनी, हिंदी के भी अलग अलग दोस्तों, हिंदी को भी बोलियों में परिवर्तित कर लिया, तो हिंदी की कितनी 17 बोलियां मानी जाती है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। दोस्तों ये है हिंदी की भी बोलियां। अब हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, ये तो आपने देख, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, मालवी, पश्चिमी पश्चिमी वो पहाड़ी, मध्यवर्ती और ये पहाड़ी, भोजपुरी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, बगही, मैथिली, ये पूर्वी हिंदी से उत्पन्न हुई भाषा है दोस्तों। ठीक है, चलिए 17वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश किस बोली से हुआ? दोस्तों राजस्थानी भाषा उसका किस अपभ्रंश से उद्भव हुआ है? तो राजस्थान का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? दोस्तों राजधानी भाषा है उसका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? दोस्तों राजस्थानी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश के नागर के रूप में, दोस्तों शोरसेनी अपभ्रंश के नागर के रूप में राजस्थानी बोली है, तो इसका उद्भव किस अपभ्रंश का नाम बताना है, कौन से शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। चलिए 18वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट, अपभ्रंश क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करना है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ। दोस्तों अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको देखना है। अपभ्रंश यानी गिरा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गिरा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ अपभ्रंश, जैसे कि शोरसेनी अपभ्रंश है या फिर हम अलग अलग प्रकार के अपभ्रंश होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के अपभ्रंश का वैसे अर्थ क्या होता है, तो कैसे गिरा हुआ है फिर बिगड़ा हुआ। ठीक है, यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है, जैसे कि हिंदी कौन से अपभ्रंश का भाग है, यानी कि हिंदी कौन सा ऐसी भाषा है जिसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो ऐसे जैसे कि शोरसेनी का अपभ्रंश, यानी शोरसेनी भाषा तो एकदम अच्छी भाषा थी, लेकिन इसका भी अपभ्रंश हुआ, शोरसेनी भाषा का भी अपभ्रंश, यानी शोरसेनी भाषा वो टूटी, यानी शोरसेनी भाषा का अपभ्रंश तो टूटी, यानी कि बिल्कुल वैसे जैसे जैसे शब्दों को लोगों ने यूज कर लिया, तो वो शब्द यूज होते हैं थोड़ा गलत हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं, यानी गिरा हुआ फिर बिगड़ा हुआ। ठीक है, रचनात्मक भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रचनात्मक भाषा क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। रचनात्मक भाषा किसे कहते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में आता है दोस्तों। चलिए उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रचनात्मक भाषा शुद्ध और व्याकरण सम्मत होती है। दोस्तों जो रचनात्मक भाषा होती है वो शुद्ध और व्याकरण सम्मत होती है। कैसी? शुद्ध और व्याकरण सम्मत होती है। इस भाषा के वाक्य छोटे छोटे होते हैं। दोस्तों रचनात्मक भाषा होती है तो वो किसे कहते हैं, तो हम रचनात्मक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो भाषा शुद्ध और व्याकरण सम्मत, यानी व्याकरण भी उसमें शामिल होती है। वह भाषा जो शुद्ध और साथ ही साथ उसमें व्याकरण सम्मत होती है, यानी सम्मिलित होती है, और इस भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं। कौन सी? रचनात्मक भाषा में। इस भाषा का प्रयोग पत्र, निबंध, संक्षिप्तीकरण तथा पल्लवन आदि में होता है, ये सब लिखने में होता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है कि ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वर देने में सबसे अधिक योगदान किस कवियों का? दोस्तों जो ब्रज भाषा है उस ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वरूप किसने दिया और इसमें किसका योगदान अधिक रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है कि ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वरूप देने में सबसे अधिक योगदान किस कवि का रहा है। ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देने में सबसे अधिक योगदान अष्टसाप के कवि सूरदास, नंदनदास, परमानंदास, सत्यस्वामी गोस्वामी, तुलसीदास का। दोस्तों ब्रज भाषा को साहित्य स्वरूप देने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? अब ब्रज भाषा को साहित्य का रूप देने में सबसे अधिक ब्रज भाषा थी, तो इस ब्रज भाषा को साहित्य का रूप देने में सबसे अधिक योगदान किसने दिया, उस व्यक्तियों के नाम बताने। तो सूरसेन, नंददास, परमानंददास, सत्यस्वामी गोस्वामी, तुलसीदास इसको ब्रज भाषा को इस साहित्य भाषा में बदलने की कोशिश की। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी भाषा की उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। कौन सी? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। दोस्तों अगर राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, तो भी शोरसेनी अपभ्रंश से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का अपभ्रंश किस शैली से हुआ है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, दोनों के उत्तर सेम है। ओके, हिंदी कहो या फिर राजधानी को, दोनों शोरसेनी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है,
संपर्क भाषा का अर्थ स्पष्ट किया। संपर्क भाषा क्या है और इसका अर्थ स्पष्ट करना दोस्तों 2019 के एग्जाम में अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। 2019 के भी ऐसे जेएनयू के एग्जाम भी अलग-अलग होते हैं। वैसे अलग-अलग क्षेत्रों में जेएनयू वैसे अलग-अलग एग्जाम ले लेती दोस्तों। तो दोनों के जैसे कि जोधपुर जो हमारे एग्जाम होते हैं, एक एनसी के एग्जाम होते हैं, तो दोनों के एग्जाम में सवाल सेम पूछेगा कि संपर्क भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए दोस्तों। संपर्क भाषा क्या होती है और इसके अर्थ स्पष्ट कीजिए दोस्तों। संपर्क भाषा यानी संपर्क में रहना। संपर्क भाषा का अर्थ तात्पर्य बताइए। संपर्क भाषा कैसे दोस्तों, सवाल सेम है, भाषा अलग अलग है थोड़ी, और अलग अलग भाषा अलग अलग वर्ष में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया, सवाल सेम है दोस्तों। चलिए, जो भाषा अन्य लोगों के संपर्क में काम है दोस्तों। भाषा ऐसी होती है जो एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने में काम आती है। तो दूसरे के विचारों को समझने, सोचने और उस विचारों को के माध्यम से किसी निर्देश को अभिव्यक्त करने की एक क्या एक शैली होती है। तो संपर्क भाषा वो भाषा होती है जो अन्य लोगों से संपर्क में काम आती है। जैसे कि अन्य लोगों से संपर्क बनाना है तो एक संपर्क भाषा की जरूरत पड़ेगी, तो उसे संपर्क भाषा के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में हिंदी ही भारत की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली और समझी जाती है। हिंदी का क्षेत्र आजकल संपूर्ण भारत है दोस्तों, और वही संपर्क भाषा। हमारे भारत देश की अगर पूछ लिया जाए कि संपर्क भाषा कौन सी है, तो संपर्क भाषा यानी कि अलग अलग, जैसे कि हम किसी को जानते भी नहीं फिर भी हम उसको संपर्क बनाना चाहते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करें, हिंदी का। ठीक है, तो जैसे कि हमारी भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, हिंदी। तो भारत में जो अधिकांश भाषा बोली जाती है तो वो कौन सी, हिंदी। तो इसीलिए संपर्क भाषा कौन सी बन गई, हिंदी। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल है कि दोस्तों राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्र अपने देश की भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों सवाल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रभाषा का अर्थ जो भाषा राष्ट्र के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले भिन्न भिन्न भाषा भाषियों द्वारा पारस्परिक विचार विनिमय और पत्र व्यवहार का साधन बनती है तथा समस्त राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, उसे राष्ट्रभाषा। दोस्तों राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भिन्न भिन्न लोगों, भिन्न भिन्न भाषा वाले लोगों द्वारा पारस्परिक आपस में विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो पत्र या फिर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है, उसे यानी भावों को एक दूसरे में सूत्र में बांधती है, तो उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां सवाल है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा से क्या प्रश्न है दोस्तों। राजभाषा, हमारी राजभाषा, राज्यभाषा, राजभाषा से क्या तात्पर्य है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राजभाषा का अर्थ, राजभाषा का तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें राज का कार्य होता है दोस्तों। जिसमें राजभाषा यानी राज्य का कार्य, एक राज्य में राजा का कार्य, राज का कार्य होता है। एक मुख्य अतिथि यानी कि हम कह सकते हैं एक ठेकेदारी का काम होता है। जैसे कि राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें राज्य का कार्य होता है, राजकीय कार्यालय। हम ठेकेदारी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि एक राजकीय कार्य, सरकारी कार्यों और राजज्ञों आदि में प्रयुक्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, 351 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है दोस्तों। भारत की राजभाषा कौन सी, हिंदी भाषा है, राजभाषा। ठीक है, यानी कि जो कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों, राजज्ञों और राजकीय कार्यालयों, राजज्ञों, और हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के किसी भी राज्य क्षेत्र में, यानी कि राज्य क्षेत्र के गवर्नमेंट कार्यालय में जो भाषा प्रयुक्त होती है, तो उस भाषा को भारतीय संविधान के 343 और 341 के अनुसार राजभाषा कहा जाता है, और हिंदी हमारी राजभाषा। ठीक है, चलिए 25वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि संसार भाषा से क्या तात्पर्य है दोस्तों। 2011 के एग्जाम में सवाल पूछा गया कि संसार भाषा क्या है। संसार के विविध साधनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही संसार भाषा। संसार के विविध यानी अलग अलग, संसार के अलग अलग साधनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा संसार भाषा कहलाती है। ठीक है, संसार के विविध साधन में प्रयुक्त मुद्रित, दृश्य श्रव्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे समाचार पत्र, टेलीफोन, टीवी, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि भाषा में संसार भाषा कही जाती है। दोस्तों संसार का अर्थ होता है संचार। ठीक है, संचार। तो इस संचार का अर्थ होता है जैसे कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ईमेल है, फैक्स है, टीवी है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, समाचार पत्र है। तो इन सब में अगर कोई भाषा का प्रयोग होता है तो वो भाषा ही हमारी संसार भाषा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, 26वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। किस प्राचीन लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ दोस्तों। किस ऐसी कौन सी देवनागरी लिपि है जहां से, किस प्राचीन लिपि से देवनागरी, दोस्तों ऐसी कौन सी प्राचीन लिपि है, प्राचीन भाषा है जिसकी सहायता से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी
लिपि का उद्भव, कौन सी? ब्राह्मी लिपि दोस्तों, ठीक है, ब्राह्मी लिपि दोस्तों, आप तो जानते भी होंगे वैसे हिंदी साहित्य के स्टूडेंट। चलिए 27वां प्राकृत भाषा के प्रमुख भेद कितने हैं? नाम बताइए। प्राकृत भाषा के प्रमुख भेद: सोरसेनी, पोचासी, महाराष्ट्री, आर्क मागधी, मागधी, कैकय, टक, ब्राचड, खच आदि दोस्तों, ठीक है, ये प्राकृत भाषा के भेद है। ओके, चलिए 28वें सवाल के तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द, तद्भव यानी उसके बाद में, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्दों के अर्थ बताइए दोस्तों। तद्भव यानी कि किसी भाषा के जो बाद में शब्द बनते हैं तो उसे तद्भव, उसके बाद में कोई मुख्य भाषा उसके बाद में शब्द बने। हिंदी में संस्कृत से विकसित शब्दों को तद्भव। दोस्तों हम तद्भव भाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी, वैसे भारत में हम कहीं पर कह सकते हैं, जैसे कि पूरे विश्व की बात करें या फिर हमारे भारत की मुख्य तौर पर बात करें कि हमारे भारत पर सबसे पहले कौन सी भाषा यानी कि संस्कृत भाषा का विकास हुआ। हमारे भारत में पहली बार कौन सी? संस्कृत भाषा का विकास हुआ, ठीक है। तो उसके बाद में संस्कृत भाषा के बाद में जैसे कि कोई संस्कृत भाषा का शब्द था तो उस शब्द को हमारी हिंदी भाषा में ट्रांसफर किया, तो यही तद्भव कहलाता। तद्भव यानी उसके बाद में उद्भव, तद्भव, उद्भव जैसे कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, तो इसी प्रकार हम इस हिंदी को तद्भव भाषा कहते हैं। तद यानी तब, भव, तद्भव यानी कि उसके बाद में हुआ जन्म। यानी कि दोस्तों आप अब तो समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा के बाद में किसी भाषा का जन्म हुआ है, जैसे कि संस्कृत के शब्दों में से उस शब्द को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर दूसरा शब्द बना लिया, तो उस शब्द को हम तोड़ मरोड़े हुए शब्द को हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। तत्सम जो पहले एकदम स्पष्ट संस्कृत शब्द है तो उसे हम तत्सम कहते हैं। उसके संस्कृत का जो टूटा फूटा शब्द है तो उसे तद्भव। अब तो समझ गए होंगे, ठीक है। हिंदी में संस्कृत से विकसित शब्दों को तद्भव शब्दावली हिंदी की निजी शब्दावली। दोस्तों तद्भव शब्दावली हिंदी की निजी शब्दावली। वास्तव में यही असली हिंदी शब्द है, जिसे ओढ़ना, जैसे कि ओढ़ना, कपड़ा, सांस, ससुर, हाथ, पांव, दाल भात, साग, सुई इत्यादि, ये कौन से? तद्भव शब्द है, ठीक है, बाद में उत्पन्न हुए। 29वां सवाल है कि हिंदी के शब्द भंडार का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण। दोस्तों हिंदी के जो शब्द भंडारण है उसका प्रयोग करते हुए, हिंदी के शब्द भंडारण का प्रयोग करते हुए उसके एक एक उदाहरण बताइए। दोस्तों हिंदी के शब्द भंडारण का वर्गीकरण करते हुए, हिंदी के शब्द भंडारण को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। हिंदी का जो शब्द भंडारण उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और बस तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 भागों में हिंदी का जो भंडारण है। तो इसके उदाहरण निम्न है। तत्समय वेदी, देवता, अग्नि, नित्य, ठीक है। तद्भव ओढ़ना, कपड़ा, काका, ठीक है, कान, जैसे कि देशज शब्द चूचू, काय, बकबक, ये देशज है, ठीक है। विदेशी, आगत यानी आने वाले, विदेश से आए। पनोर, डॉक्टर, रिपोर्टर्स, पेन, ये कौन से शब्द है? विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए 30वें सवाल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द क्या है? देशज शब्दों से तात्पर्य उन शब्दों से है जो तत्सम और तद्भव नहीं है। दोस्तों देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम और तद्भव नहीं है, तो वो कौन से होंगे? देशज। बोलचाल से विकसित स्थानीय अनुकरणात्मक शब्दों को देशज कहता है, यानी अपने देश में अपने आप उत्पन्न हुए। दोस्तों बाद में किसी भाषा का कोई सम्मिलन उसमें नहीं है, न तो संस्कृत से मिलकर बना है, न हिंदी से मिलकर बना है, न तद्भव से, न तत्सम से, न विदेशज से, किसी से नहीं मिलकर बना, यानी तो किससे मिलकर बना होगा? देशज शब्द। यानी अपने आप जो शब्द उत्पन्न होता है किसी के अनुसरण से, यानी पहले हमारी पीढ़ियां जो शब्द अनुसरण बोलती थी उसी शब्दों को हम वापस उसी शब्द को बोलने लगे, तो वो शब्द होगा देशज। जैसे कि अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, इसके उदाहरण वैसे दिए गए होंगे, जैसे कि चुपचाप। दोस्तों चुपचाप शब्द है वो न तो देशज है, सॉरी दोस्तों देशज तो है, लेकिन न तो तद्भव है, न तत्सम है, न विदेशज है, तो कौन सा है? तद्भव, यानी हमारे देश में उत्पन्न हुआ, अपने आप उत्पन्न हुआ है, अपने परिवार में रहते हुए, ठीक है। गोल मटोल, ये भी। थोथा, पिलपिला, ये भी शब्द कैसे? देशज शब्द है, ठीक है। चलिए दोस्तों 31वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति उत्पन्न हुई। दोस्तों हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंदी की व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, दोस्तों शब्द की
संस्कृत के सिंधु तथा सिंधी शब्द क्रमशः हिंद व हिंदी से हो गए दोस्तों। संस्कृत के जो सिंधु और सिंधी शब्द थे वो हिंद और हिंदी में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि फारसी में संस्कृत की स ध्वनि ही ह हो जाती है दोस्तों। फारसी में अगर जाए तो संस्कृत की जो स ध्वनि है वो ह में बदल जाती है। इस प्रकार से हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा की देन है दोस्तों। हिंदी शब्द है वो कहाँ की देन है? हिंदी शब्द फारसी भाषा की देन है दोस्तों। 32वां सवाल है कि वैदिक संस्कृत से क्या अभिप्राय? वैदिक संस्कृत से क्या अभिप्राय? एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृत का अभिप्राय ऋग्वेद में मिलने वाली भाषा है दोस्तों। वैदिक शब्द का अभिप्राय ऋग्वेद में मिलने वाली भाषा वैदिक दोस्तों। वैदिक काल यानी वैदिक ऋग्वेद, ठीक है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में सीधे प्रयोग, तत्सम जो हिंदी में सीधे प्रयोग किए, जैसे कि संस्कृत के शब्द है जिसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया और सीधा सीधा हिंदी में इंक्लूड कर दिया गया, तो कौन सा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत का सीधा सीधा प्रयोग हिंदी में कर लिया, वे तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चौथी सवाल, अपभ्रंश का समय कब कब तक माना जाता है दोस्तों? अपभ्रंश का समय वो कब कब तक माना जाता है? अपभ्रंश का समय सन 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बोली है वो आलोचनात्मक प्रश्न में 3 का भोजपुरी संस्कृत देखना है दोस्तों। हम इस सवालों पर डिस्कशन अगले यानी कि जो आलोचनात्मक प्रश्नों पर हम अध्ययन करेंगे, आलोचनात्मक प्रश्नों पर, तब हम आपको इसी सवाल की और हम वैसे रिकॉल करवाएंगे इस सवाल को कि वास्तव में ये सवाल रिकॉल करने योग्य है, ठीक है। इसको रिकॉल करना है, ओके, यानी कि वापस याद करना इस सवाल को कि ये सवाल इसका आंसर वहां पर आ जाएगा दोस्तों। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आलोचनात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करूंगा, तब इस सवाल को आपके सामने डिस्कस करूंगा कि भोजपुरी बोली किस क्षेत्र से बोली जाती है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका नाम बताएं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के, वैसे ये तो एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई, ठीक है, ओके सवाल। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास रखेंगे दोस्तों हमारे लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर दोस्तों। तो आप तब तक के लिए जुड़े रहिएगा दोस्तों और एक्टिव रहिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आप ओके करके वीडियो पर आ जाइए लाइव और अंत तक बने रहिए दोस्तों। आपको जरूर इस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, उन्हीं सवालों को और ले जाया जा रहा है दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से, ये तो सारे दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट थे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल यहीं से आएंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अगर आपके पास में अगर कोई दूसरा जेएनयू के अतिरिक्त कोई और 1 वीक सीरीज कई और क्षेत्र की है दोस्तों, तो वो भी इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी पढ़िए दोस्तों। वैसे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि कौन सी सीरीज पढ़े जिसमें से सवाल आने की बहुत अधिक संभावना रहती है दोस्तों। मैं तो ये कहूंगा कि अपने ही क्षेत्र की, अपने ही जो यूनिवर्सिटी की सीरीज पढ़ें तो अच्छा रहता, कि जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी जेएनयू में जो सवाल पूछे जाते हैं तो वो यहीं से इस सुपर 1 वीक सीरीज से ही पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये यहीं की है। जयपुर की सुपर 1 वीक सीरीज जो जयपुर का ये एक एडिशन है दोस्तों, प्रकाशित यहीं से होता है, जयपुर से, सॉरी दोस्तों जोधपुर से। तो इसी को पढ़िए दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट रहती है सुपर 1 वीक सीरीज और एग्जाम की दृष्टि से आपको अधिक से अधिक सवालों का इंक्लूडेशन यहीं से मिलेगा। आप बस जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्तों। आपको यहीं पर वो सारी क्लासें मिल जाएगी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की हर प्रकार की क्लास उपलब्ध होगी और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस चैनल को। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।